Is it visible? Right. Let me just erase everything. Okay. Okay, so what do you know about cells? What do you know about cells? Is anyone? Yes, what do you know about cells, beta? Okay, so actually, what are cells? We have discussed some of it in the eighth class also, right? तो basically, the base आप अगर हम बोले cells के बारे में, तो cells are the basic units of our life. Okay, cells are the basic, or you can say, the fundamental and structural unit of life. Okay, so cells are the basic building block. Can you please mute yourself? मेरी ना आवाज इको हो रही है. Okay, so cells are the basic building blocks of the living organism. So जितने भी living organisms हैं, उनके जो building blocks होते हैं, उनको हम कहते हैं cells. Okay, so जितने भी tiny organisms हैं, जितने भी living organism है, for example, every bacteria, and here just make sure कि you are clear with your basics. ठीक है, अगर आप basics clear नहीं करोगे ना बेटा, तो there will be problem. Right, you should know what are the different type of organisms. वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन आपको वो रिवाइज करना है, and you should remember those things. Okay, clear? Right, so bacteria, there are mute कर लो बेटा. Protists. Okay, there is fungus, or you can say fungi, plants, animals. So mostly हमें ये कुछ organisms पता होने चाहिए. Plants and animals we all know, but bacteria, protists and fungi, they all are the living organism. हम सब living organisms हैं. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सेल्स मिलते हैं. ठीक है, मेरी हमारी बॉडी, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, दे हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट, तो बैक्टीरिया तो सिर्फ एक ही सेल का बना है. उसमें सिर्फ एक ही सेल है, इसलिए हम उसको देख भी नहीं सकते. अगर मेरे हैंड्स में, अगर मैंने हैंड्स वॉश नहीं किया, तो मेरे हैंड्स में ही बैक्टीरिया होंगे, लेकिन मैं उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाऊंगी. राइट, क्योंकि वो बहुत छोटा है. इट इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो बहुत छोटा है. अगर फ्लोर पे कुछ कूड़ा गिरा होता है, या सपोज आपने ग्लिटर्स खोला, ग्लिटर का आपके पास एक पैकेट था, आपने खोला, वो फ्लोर पे गिर गया, तो आपको वो दिखेगा. बट बैक्टीरिया विजिबल ही नहीं होते हैं फ्रॉम द नेकेड आइज. तो सोचो कि कितना छोटा बैक्टीरिया है. सेम वे प्रोटिस्ट, आपने सुना होगा अमीबा के बारे में. राइट, अमीबा, या फिर जो ऑर्गेनिज्म मलेरिया करते हैं या डेंगू करते हैं, तो ये भी सारे प्रोटिस्ट हैं. तो क्या हम उनको देख पाते हैं नेकेड आइज से? अगर सपोज आप जो कोल्ड ड्रिंक या आप जो पानी पी रहे हो, उसके अंदर अमीबा है, तो क्या आपको दिखेगा? वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है. राइट, यू विल जस्ट ड्रिंक इट एज सच, पी जाओगे आप उसको. ठीक है, सो दैट इज वाई बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगस, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस. ओके, तो ये सारे के सारे बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, हमें दिखते नहीं है ये. दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक, एंड दैट्स व्हाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. चाहे वो हमें दिखे, चाहे वो हमें ना दिखे. ओके,
सो दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गया, प्रोटिस्ट हो गए, फंगी हो गई, ये मोस्टली एक सेल से बने होते हैं, राइट। सारी फंगस, लाइक हमने बोला फंगी, फंगी मतलब एक बहुत बड़ी क्लास है फंगी, जिसमें से अलग अलग तरह की फंगी होती है, जिसमें से सिर्फ ईस्ट ऐसा एक फंगस है, यीस्ट एक ऐसा फंगस है जो सिर्फ एक ही सेल से बना है, वन सेल। बाकी सारे फंगस जो है बहुत सारे सेल से बने हैं, ठीक है, क्लियर। तो इससे हम अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये वन सेल, टू सेल, ये थाउजेंड ऑफ सेल क्या होते हैं ये। ओके, सो देर आर लार्ज प्लांट्स विच एंड एनिमल्स, दे हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये मैंने अभी आपको बताया कि हम सबके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सो सपोज इफ आई से सेल नंबर, हमारे पास जो सेल नंबर है वो दो टाइप के हैं। सम आर यूनिसेलुलर, मतलब सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड सेकेंड वन मल्टी सेल्यूलर। तो एनिमल्स डिवाइडेड है बेस्ड अपॉन द सेल नंबर। तो कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे जो मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। बेटा जस्ट अ मिनट, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो based upon this unicellular and multicellular, based upon this the organisms are divided into two. Some organisms are unicellular, some organisms are multicellular. Okay, so for example bacteria, ठीक है, amoeba, keep on writing whatever I'm writing on the screen. Bacteria, amoeba, I have also uploaded the ppt, है ना सर आपको ppt दे देंगे। okay, bacteria, amoeba, and what is the next one? Paramecium. Okay, yeast, they all are, mostly they all are unicellular. उसके अलावा there is an algae called as Chlamydomonas. They are unicellular, एक ही सेल से बने हैं। ओके, तो these are unicellular organisms, and जिसमें से बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही है। अमीबा और पैरामीशियम जो है ये दोनों क्या है बेटा, ये प्रोटिस्ट है। अमीबा और पैरामीशियम ये आपके प्रोटिस्ट है, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। यीस्ट एक फंगस है, फंगी है, और क्लामिडोमोनास एक एल्गे है, ठीक है। उसके बाद मल्टीसेलर में आ जाओ। मल्टीसेलर कौन होते हैं? प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द फंगस अदर देन यीस्ट। यीस्ट के अलावा जितनी भी फंगस है, जितनी भी फंगी है, वो सारी की सारी मल्टीसेलुलर है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द बेस। यस बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? कौन? बेटा ह्यूमंस तो मल्टीसेलुलर है ना, एनिमल्स में आ गए ना हम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये इसको हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या बताया, द सेल्स, सपोज यू नो व्हाट आर सेल्स, सेल्स आर द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। ऐसे हमारे सपोज हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। तो सेल एक्चुअली, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एक ही सेल है उसके अंदर, लेकिन अगर ह्यूमंस में या प्लांट्स की बात करें तो वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो जो बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकल लेवल पे देखे तो उनको हम एटम्स भी बोल सकते हैं, या हम इनको सेल्स बोल सकते हैं। तो अगर हम एक सेल की बात करेंगे तो वो पहला लेवल होगा हमारा सेलुलर लेवल। तो यहाँ मैं एक मसल सेल को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सिंगल सिंगल सेल नजर आएंगे,
ठीक है। तो अगर हम एक सिंगल सेल को ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप में, तब जब बहुत सारे सिंगल सेल मिलके एक क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो एक सिंगल सेल होता है, फिर वो बहुत सारे सिंगल सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। सपोज मैं बात करती हूँ ब्रेन की। ठीक है। अब ब्रेन इज एन ऑर्गन। ठीक है। उसके अलावा लंग्स आर ऑल्सो एन ऑर्गन। ओके। हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। तो क्या लंग्स, ब्रेन और हार्ट तीनों का फंक्शन एक ही है, एक ही जैसा है? टेल मी, क्या तीनों का फंक्शन एक ही जैसा है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, लंग्स का फंक्शन है ब्रीदिंग करना। ठीक है। ब्रेन का फंक्शन सब चीजें, क्योंकि ब्रेन इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ब्रेन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमारी बॉडी में सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर ब्रेन में ही कोई इंजरी हो जाएगी तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ओके। सो एक्चुअली ये जो टिश्यूज है, ये जो सेल्स है, तो बने सारे ऑर्गन्स। तो अगर मैं बोलूं कि हार्ट में अलग टाइप की मसल्स हैं, स्टमक में अलग टाइप की मसल्स हैं, तो वो मसल्स, जैसे सपोज मैं स्टमक की बात करती हूँ, स्टमक में मसल्स होती है स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। जैसे सपोज हमारी हम जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, जितनी भी मसल्स हमारे बोन से अटैच है, हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, वो सारी मसल्स होती है हमारी स्केलेटल मसल। ठीक है। और वो हमारी डिजायर में होती है, ये वॉलेंट्री होती है। वी कैन वी कैन कमांड देम। सपोज आई टेल यू टू स्टैंड अप एंड सिट टू द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट रो, तो आप उठोगे जाओगे, लेकिन अगर आपका मन नहीं होगा तो आप नहीं जाओगे। ठीक है। बट कैन आई ऑर्डर माई स्टमक टू डाइजेस्ट द थिंग्स? कैन आई ऑर्डर माई हार्ट टू बीट? नो। राइट। तो ऐसी जो मसल्स होती है जो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है। वो जैसे कि स्मूथ मसल, यहाँ आप देख रहे हो स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री। ये हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि ये अपने हिसाब से काम कर रही है। तो अगर हम एक स्मूथ मसल का सेल देखें तो हमें ऐसा दिखेगा, जैसे हम रोटी बेलने के लिए बेलन को यूज करते हैं ना, रोलिंग पिन मतलब बेलन। तो बेलन को यूज करते हो तो ऐसे बेलन जैसे शेप की होती है ये एक सेल। जब ऐसे एक सेल मिलके हजारों सेल मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये आप देख रहे हो इस वाले में कि बहुत सारे सेल्स मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू। तो सेल इज अ सिंगल यूनिट। सेल इज अ सिंगल यूनिट, बट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। जैसे ये था वैसा ही, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल और रेक्टेंगल लगा दिए। तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो यूनिफॉर्म सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंट टाइप का सेल नहीं है, सारी चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, कोई स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री यहाँ नहीं है। राइट। क्लियर है। तो टिश्यू लेवल कब बनता है, जब सेल जो है अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, झुंड बना लेते हैं एक साथ, तब वो बनाते हैं टिश्यू। ठीक है। और वो सारे सेल एक ही टाइप के होते हैं, सिमिलर सेल्स। टिश्यू लेवल पे सिमिलर सेल्स होंगे और वो सारे के सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डाइजेशन कर रहा है तो कोई ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टमक की बात करेंगे तो हमें पता है वहां डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन ही होगा। ठीक है। तो अब ये सारे के सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक पूरा ऑर्गन बना देते हैं, पूरा ऑर्गन, एक होल ऑर्गन। अगर सपोज करो कि स्टमक में किसी को कोई डिजीज हुई है, ठीक है, तो डॉक्टर पूरा स्टमक थोड़ी ना निकालता है। ठीक है। उसका एक छोटा सा पार्ट निकालेगा। अगर किसी को कैंसर हुआ है, क्योंकि हमें देखना है कि उसके अंदर कौन से सेल्स घूम रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई एलियन सेल्स आ गए हैं। ठीक है। लेकिन अगर स्टमक में कोई और दिक्कत है तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, हम स्टमक नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि स्टमक कैंसर में क्या हुआ है, तो मैं स्टमक का एक छोटा सा पीस निकालूंगी तो मुझे सारे सेल्स दिख जाएंगे, क्योंकि कैंसर सेल तो हर जगह होंगे, तो है नहीं कि पूरा स्टमक निकाल के देखेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि सारे टिश्यू एक जैसे ही है, स्टमक में सारे टिश्यू एक जैसे ही है, सारे सेल्स एक जैसे ही हैं। तो अगर मैं बोलूंगी लंग्स, तो लंग्स में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, तो कहीं से भी मैं कुछ भी निकाल लूं मुझे सारे सेल एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है। तो यही फायदा है टिश्यू का, क्योंकि सारे टिश्यू एक जैसे हैं तो पूरे ऑर्गन में सेम टाइप का टिश्यू होगा। ठीक है। तो इस पूरे स्टमक में यही वाला टिश्यू प्रेजेंट है, सेम मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू। यहाँ पे स्केलेटल मसल नहीं है, क्योंकि स्केलेटल मसल हमारी हड्डियों पे अटैच होती है। ठीक है। और हार्ट में अलग होती है। ठीक है। कार्डियक मसल होती है। तो इसीलिए ये मसल अलग है स्टमक के अंदर। अब स्टमक काम क्या कर रहा है बेटा, स्टमक काम कर रहा है डाइजेशन में। लेकिन क्या सिर्फ स्टमक अकेला काम कर रहा है डाइजेशन में? नो।
स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन्स भी है, लिवर भी है, पैनक्रियाज भी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में एक ऑर्गन बनाता है बाद में जाके ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि स्टमक अकेला काम नहीं कर रहा है डाइजेशन का, क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने के बाद तो इंटेस्टाइन में ही जाएंगे, तो इंटेस्टाइन भी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वो एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो यहाँ मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है आपका सेल्यूलर लेवल। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट लेवल इज द टिश्यू लेवल। The next level is the organ level. And the next level is the system, organ system level. तो सिस्टम क्या होता है? अब जैसे मैं लैपटॉप पे काम करूँ, साथ में मेरा पेन टैब भी है, मेरे पास मेरा पेन भी है जिससे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, सो आई हैव एवरीथिंग, आई हैव लैपटॉप, आई हैव माई पेन टैब, आई हैव माई पेन। सो ये सारी चीजें क्या है? ये सब सिस्टम है। अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं इससे काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ऐसे जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको सीपीयू चाहिए, यूपीएस चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ होल सिस्टम। ओके, तो सेलुलर लेवल पे क्या आएंगे बेटा? सेल आएगा, सेल्स नहीं, सेल। सेल, सेल्स लिखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये गलत है। हमें सेल नहीं लिखना है, हमें सॉरी सेल्स नहीं लिखना है, हमें सेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होता है हमारा वो है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो यहाँ सारे सेल्स मिलेंगे एक ही तरह के और टिश्यू बनाएंगे। फिर ऑर्गन लेवल पे दे विल फॉर्म एन ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल स्टमक। अब स्टमक क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसके अंदर स्टमक के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, जैसे कि इंटेस्टाइन, ओके, लिवर, पैंक्रियाज। सो ये सब मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, इज दिस मच क्लियर? इतना क्लियर हो गया? सारे बेसिक्स हैं कि सेल है क्या, कैसे हम लोग सेल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सेल्स को? हु डिस्कवर्ड द सेल्स? तो एक्चुअली 16th सेंचुरी में ये हुआ था। 16th सेंचुरी में 1665 में देयर वाज अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने जैसे आपको पता होगा कि पहले जमाने में क्या होता था कि जो बॉटल्स होती थी, जो ग्लास की बॉटल्स होती थी, बड़े मोटे मोटे ग्लास होते थे, उनके ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क होता था। लकड़ी का कॉर्क होता था, याद है? आप पता है आपको? कभी देखा है? देखा ही नहीं है कभी? सो बॉटल विद आई थिंक कॉर्क, कॉर्क लिड। तो यहाँ ऐसा दिखता है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी ना? ये देखो, दिख गया आपको? ऐसा होता है कॉर्क। ठीक है, हाँ। तो अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इस जो लकड़ी का ढक्कन है ना, इस ढक्कन को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? इस लकड़ी के ढक्कन से थोड़ा सा एक पीस ले लिया था, एक थिन स्लाइस ले ली थी उस कॉर्क की, और वो जो कॉर्क थी वो ओक ट्री की थी। अब ये ढक्कन किसी ना किसी लकड़ी से तो बना होगा ना, किसी पेड़ की लकड़ी से बना होगा। अब कोई कौन सा पेड़ है वो हमें क्या पता, लेकिन रॉबर्ट हुक ने ओक ट्रीज होते हैं, ओक, ठीक है, ओक ट्री की कॉर्क यूज करी थी, उनका एक थिन स्लाइस लिया और उसी स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, तो दैट माइक्रोस्कोप वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपना खुद का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया था। उन्होंने खुद से ही वो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उसको यूज किया था। ओके, सो ही ऑब्जर्व टाइनी हॉलो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, टाइनी हॉलो रूम लाइक स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे ऐसे रूम की तरह, मतलब इस तरीके से, जो कि ग्रुप में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व टाइनी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स विच वर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, एंड इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया सेल। अंदर से खाली था ये सेल। ठीक है, सो ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर्स एज सेल।
बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ रूम्स दैट मॉन्क्स लिव्ड इन। ऐसा उन्हें लगा कि ये छोटे छोटे चेम्बर्स हैं जिनके अंदर खाली छोटे छोटे चेम्बर्स हैं जिनमें मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स आपको पता है कि अगर आप असम साइड पे जाओगे या सिक्किम साइड पे जाओगे तो वहाँ पे मॉन्क्स होते हैं, मतलब जो हमेशा पूजा पाठ में ही रहते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो ये दे he like this reminded of single small rooms in which monks used to live. Okay, so अब क्या किया, जो आपके रॉबर्ट हुक थे इन्होंने देखा कि भाई सेल जो है ना हमें बाहर बाहर का दिख रहा है, बाहर बाहर की वॉल दिख रही है, लेकिन अंदर क्या है उसके वो नहीं दिख रहा। अंदर से उनको खाली दिख रहा है, वो हॉलो, लेकिन बाहर उनको वॉल नजर आ रही थी, वॉल, दीवार। तो जैसे एक कमरा खाली होता है, अंदर लोग होंगे तो दिखेगा, लेकिन अगर अंदर कुछ भी नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ दीवारें दिखेंगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ आउटर वॉल नजर आ रही है उनको, लेकिन अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कोर्क सेल वर नॉट अलाइव। तो एक्चुअली उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल। क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल। ओके, सो ही डिस्कवर द डेड सेल्स बिकॉज दीज सेल्स वर नॉट अलाइव, क्योंकि अंदर से वो खाली थे। अब कोई सेल अगर अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली सेल कहाँ होगा, मतलब वो ऑब्वियसली लिविंग सेल तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। उन्होंने अपनी सारी डिस्कवरीज इस बुक के अंदर लिखी थी। अब उन्होंने क्या देखा था, ये जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्ट्रक्चर देखा था ना, इसको उन्होंने बोला था हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम स्ट्रक्चर मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर में उनको ऐसा लगा कि जैसे बिहाइव होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हनीकॉम कहते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था उनको देखने में, इसलिए उन्होंने हनीकॉम स्ट्रक्चर उसको नाम दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक। अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया। ही वाज एंटोन वैन ल्यूवेनॉक। ओके, सो एंटोन वैन ल्यूवेनॉक इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनॉक। ओके, सो इन 1674 16th सेंचुरी में किया था, लेकिन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और 1674 में ल्यूवेनॉक ने किया था। तो ही वाज अ डच माइक्रोस्कोपिस्ट। ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप बनाते थे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये माइक्रोस्कोप बनाते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवरी कर दी। तो उन्होंने क्या किया, ही कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम पॉन्ड वाटर। उन्होंने पॉन्ड वाटर से, जो तालाब का पानी होता है, वहां से पानी लिया और उस पानी की ड्रॉप को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ सेल्स इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ल्यूवेनॉक माइक्रोस्कोप मेकर थे, तो उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप में ही, जो उन्होंने खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप, उसके अंदर ही उन्होंने देखा। तो जो ल्यूवेनॉक ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप यूज किया था जो बहुत सिंपल था और हैंड हेल्ड था, मतलब हाथ से इसको पकड़ के तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर और टीथ, जो हमारे दांत के अंदर की जो स्क्रैपिंग्स होती है, उनको यूज किया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ चीजें इधर उधर भाग रही है, सम टाइनी और मूविंग ऑर्गेनिजम्स। ही सॉ सम टाइनी मूविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो टाइनी मूविंग ऑर्गेनिजम्स थे, क्या हो सकते थे? बैक्टीरिया। ये क्या हो सकते थे? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में क्या बताया कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली में जो ल्यूवेनॉक ने डिस्कवर किया था वो बैक्टीरियाज थे। दे वर टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो इधर उधर मूव कर रहे थे, एंड ही कॉल्ड देम एज एनिमल क्यूब्स। ओके, मतलब लिटिल एनिमल्स। हम तो बहुत बड़े हैं, प्लांट्स बहुत बड़े, लेकिन जो सिर्फ पानी की ड्रॉप में भी हमें नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने पानी कलेक्ट किया पॉन्ड से, उनको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखा। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तब उनको दिखा कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, इस तरीके से। ये वाला
तो ये जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने जो देखे वो लिविंग थे, तो ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो बैक्टीरिया वाज अ लिविंग सेल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जो सेल है उसके अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड ही सेड दैट न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ओके, न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ ये कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इसी से सारे जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं सेल के, वो कंट्रोल सिस्टम लाइक न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है उनको, ठीक है। नेक्स्ट वर्स द जेई पुरकिंजे। ठीक है, तो जो जेई पुरकिंजे, इनको हम लोग जॉनस पुरकिंजे भी कहते हैं। इनका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है दैट इज जेई पुरकिंजे। ओके, जेई पुरकिंजे। ओके, तो 18th सेंचुरी में 1839 में उन्होंने बताया कि सेल के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि सेल का लिविंग पार्ट है। जैसे कि सपोज दिस इज अ सेल, इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब उन्होंने बोला, जेई पुरकिंजे ने बोला कि सेल के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड। ओके, तो आपने जेली, पता है आपको जेली कहते हैं, थोड़े ऐसे जेली हमेशा मतलब नॉट नॉट वेरी सॉलिड, नॉट वेरी लिक्विड। ओके, इट्स इन बिटवीन। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्चुअली जेई पुरकिंजे ने बोला था कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है जो कि लिविंग फ्लूइड होता है सेल का। इट इज अ लिविंग फ्लूइड। तो जेई पुरकिंजे ने बोला दैट सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज अ लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। ही नेम्ड दिस सब्सटेंस एज प्रोटोप्लाज्म। So he reported that all cells he observed were filled with a jelly-like substance, and he named this substance as protoplasm. And he said that it is a special life-giving. It has special life-giving properties. या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म was the living fluid of cell. प्रोटोप्लाज्म वाज द लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग होगा, जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो डेड होगा। जो जैसे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था कोर्क सेल से। ऑब्वियसली कोर्क सेल मरा हुआ है, वो तो उसमें कुछ लिविंग ही नहीं है, ना वो ढक्कन ही है सिर्फ, उसका हमने वो लकड़ी काट काट के ढक्कन बना दिया। अब जैसे कि फर्नीचर बनता है, फर्नीचर जिस भी लकड़ी से बनता है वो डेड होती है, उसके अंदर कोई लिविंग सेल तो है नहीं, ठीक है। तो लिविंग सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? कि लिविंग सेल के अंदर हमेशा आपको प्रोटोप्लाज्म दिखेगा। प्रोटोप्लाज्म दिखेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखेगा, और उसके अंदर एक्टिविटी भी होगी, मतलब उस सेल के अंदर ग्रोथ होगी। जैसे अलमीरा है, टेबल, क्या वो ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेड है, ठीक है। लेकिन है इनके अंदर भी सेल, बट वो डेड सेल है, ठीक है। दे आर डेड सेल। लिविंग सेल जो कि सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। सो दोस काइंड ऑफ सेल्स आर लिविंग विच हैव प्रोटोप्लाज्म इन इट। तो प्रोटोप्लाज्म वाज द लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय
से जॉन जेई। ओके, इतने यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? ओके। Okay, so we move on to the next. This is cell theory. Now, what is cell theory? सो बेटा देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जैसे आप फिजिक्स में भी कोई रूल पढ़ते हो तो या कोई थ्योरी पढ़ते हो, तो उसके लिए भी, जैसे अब आप 9th क्लास में आओगे तो आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। तो कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी थ्योरी, उसके पीछे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने उसको स्टडी किया होगा, और उसके बाद वो एक रिजल्ट पे आए होंगे। तो एक्चुअली सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सेल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम बोलते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, बीट प्लांट, बीट बैक्टीरिया, एनीवन, तो क्या ये गलत है? कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन अगर गलती से किसी हमने ये बोल दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बने हैं, तो फिर दिस विल बी अ कंट्रोवर्सी, राइट? क्लियर? सो इसलिए जो सेल थ्योरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, तो यस बेटा। क्या दोबारा बोलना बेटा? दोबारा बोलो बेटा, आई कुडंट हियर यू। नो बेटा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? जैसे सपोज आप स्किन की बात कर रहे हो या लंग्स की, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है उसमें डिफरेंट सेल्स हैं बट सेम टिश्यूज हैं। ठीक है? तो सपोज इफ आई टॉक अबाउट द लंग्स, दे हैव सेम टिश्यू, राइट? बट इफ आई कंपेयर लंग्स विद द लिवर, दे बोथ हैव डिफरेंट टिश्यूज। ओके, क्लियर? So you will say different parts of your body is made up of different type of tissues. Okay? Is it clear बेटा? हाँ। तो सेल थ्योरी में देयर वर 3 साइंटिस्ट, ठीक है? तो पहले साइंटिस्ट थे श्लाइडीन, मैथियस स्लाइडेन, सेकंड वाज थियोडोर श्वान एंड थर्ड वाज रुडोल्फ वर्च्यू। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी दी थी वो इन दोनों ने दी थी, श्लाइडीन और श्वान ने। श्लाइडीन 1838 में और श्वान 1839, मतलब एक ही साल का डिफरेंस है। 1838 में इन्होंने कुछ कुछ बताया था, 1839 में इन्होंने कुछ कुछ बताया था। तो अब दोनों क्या है, श्लाइडीन जो थे ये प्लांट्स पे काम कर रहे थे, ये प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया। और थियोडोर श्वान ने एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स पे काम किया। सो ही वाज श्लाइडीन वाज अ बॉटनिस्ट। जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं, ठीक है? और जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो जोलॉजिस्ट होते हैं। तो श्वान वाज अ जोलॉजिस्ट, ठीक है? तो अब क्योंकि वो प्लांट्स पे काम कर रहे थे स्लाइडिंग, तो उन्होंने बोला दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और श्वान क्योंकि एनिमल्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने बोला एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों के कहने का मतलब क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से बने हैं। कहने का मतलब तो यही था ना। और सेल जो है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, ये भी उन्होंने ही बताया था। तो ही गेव दे बोथ गेव 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये था कि द सेल वाज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ,
ये बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल और फंक्शनल है। सबसे बड़ी बात है फंक्शनल है, बेसिक यूनिट तो है ही है पर साथ में फंक्शनल है ना। तो सेकंड चीज उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। जो नॉन लिविंग है जैसे कि हवा, पानी, ये सब, इनमें आपको सेल्स नजर नहीं आएंगे। जैसे कि होते हैं सेल न्यूक्लियस के साथ, उनमें एटम्स होते हैं, एटम्स डिफरेंट है सेल से थोड़ा सा, ठीक है। तो रोडोल्फ वर्चू वाज द लास्ट वन। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि जितने भी नए सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स, यहाँ पे न्यू लिखना भूल गए, जितने भी न्यू सेल्स हैं वो प्रीवियसली या प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। सपोज एक बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया से दो और बैक्टीरिया है, दो से चार है, चार से पांच है। तो एक्चुअली में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो किससे हो रही है, जो सबसे पहला सेल आया था उससे हो रही है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, हर दिन रेड ब्लड सेल्स मरते हैं, लेकिन हर दिन जिंदा भी तो होते हैं, नए प्रोड्यूस भी तो होते हैं। तो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग है उन्हीं से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक सेल था, इससे दो नए बन गए, फिर इनसे दो और नए बन गए, तो एक्चुअली में ये वाला तो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया ना, जिससे आपके नए सेल्स बन रहे हैं। सो ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी के तीन पार्ट्स हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। सेल बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। श्लाइडिन ने प्लांट्स की केस में बताया था और श्वान ने एनिमल्स के केस में, तो बेसिकली सारे ही आ गए इसमें। सेल कम फ्रॉम द अदर सेल, तो बेसिकली वर्चो ने बोला था, रुडोल्फ वर्चो ने, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ रुडोल्फ वर्चो का। सो रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने बोला था ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जिस लैंग्वेज में बुक्स में लिखा था वो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन, लैटिन में कहते हैं ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। इसका मतलब यही है जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, ऑल न्यू सेल, ओमनी सेल्यूला मतलब न्यू सेल, कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओके। तो ये इंग्लिश में है और वो लैटिन लैंग्वेज में है। तो रुडोल्फ वर्चू का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। दिस पॉइंट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता था कि नए सेल आ कहाँ से रहे, ये बताया हमें रुडोल्फ वर्चू ने, ठीक है। तो वर्चू ने यही बोला कि जितने भी नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? यस और नो? ओके, ओके। सो नेक्स्ट, हाउ डू वी सी द सेल्स, हमें सेल कैसे देखते हैं हम? वी सी द सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमें इतना डिटेल में माइक्रोस्कोप को नहीं पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोप इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी यूज ड्यूरिंग when we are seeing the cells, okay. So like this, we have light microscope, we have electron microscope. So suppose जैसे हम जो हम लैब्स में यूज करते हैं वो हम मोस्टली वाले माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, है ना, लैब में जो हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वो माइक्रोस्कोप्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट हुक ने ये वाला माइक्रोस्कोप बनाया था जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर हुक माइक्रोस्कोप कहते हैं। इन्हीं के नाम के ऊपर है हुक माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। एंटोन वॉन ल्यूवेनॉफ ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, इसको हम लोग ल्यूवेनॉफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ऊपर वाला आप छोड़ दो, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हम आजकल जो लैब्स में हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली हमारे लैब्स में यही वाला माइक्रोस्कोप यूज होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका इसके ऊपर एक हैंडल होता है, ये वाला जो इसको हम आर्म कहते हैं, यहाँ से हम पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम हैंडल करते हैं, इसको पकड़ते हैं। ऊपर एक आपका ऑकुलर लेंस या आईपीस होता है, यहाँ पे हम ऐसे
आईज को रखते हैं, प्लेस करते हैं और नीचे तक देखते हैं। ये स्टेज होता है, दिस वन इज अ स्टेज। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर कुछ क्लिप्स नजर आएंगे आपको। ये क्लिप क्या करती हैं, यहाँ पे एक क्लिप है और एक क्लिप यहाँ पे है। इस क्लिप के अंदर आप अपनी स्लाइड को रख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्लाइड है, उसके अंदर मैंने कोई सैंपल लिया है, कुछ भी सैंपल हो सकता है, किसी टिश्यू का हो सकता है, वाटर सैंपल हो सकता है, एनी सैंपल। तो इस सैंपल वाली स्लाइड को मैं स्टेज पे रखूंगी और क्लिप की हेल्प से उसको स्टेबल कर दूंगी ताकि वो हिले ना इधर से उधर। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपका स्टेज होता है मूवेबल होता है। स्टेज को हम आगे पीछे कर सकते हैं। किससे किससे करते हैं हम? इन दोनों चीजों से, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, इससे हम कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट से हम क्या करते हैं, स्टेज को ऊपर नीचे ला सकते हैं, इस डायरेक्शन, ऊपर या नीचे। तो स्टेज को जब ऊपर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, जितना नीचे ले जाओगे स्टेज को, उतना जो सैंपल है आपका लेंस से दूर जाएगा। जितना आप ऊपर लेके आओगे लेंस के नजदीक आएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज को दूर से देखना है तो आप स्टेज को नीचे ले जाओगे। अगर आपको किसी चीज को बहुत फाइनली देखना है तो स्टेज को ऊपर लेकर आओगे, लेंस के बिल्कुल पास। ठीक है, और ये आपका रिवॉल्विंग नोज पीस है। मतलब यहाँ पे आप, ये हमारे पास 3 लेंस होते हैं, इनको हम हाथ से घुमा के, सपोज अगर मुझे 3 टाइप के लेंस होते हैं, 40x, सॉरी 10x, 40x और 100x। 3 टाइप के लेंस होते हैं हमारे पास। जो सबसे छोटा वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका 10x है, ये 40x है, और जो सबसे बड़े वाला ये 100x है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी चीज को बहुत डिटेल में देखना है तो मैं 100x यूज करूंगी। ठीक है, तो 100x इज द मोस्ट डिटेलिंग आई पीस। ठीक है, लेंस बेसिकली। तो आप इस अपने हाथ से ही ना इनको कट 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 ऐसे घूमते हैं ये, तो इनको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको ये एक लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट आती है। जैसे आप ऑन करोगे, माइक्रोस्कोप पे ऐप स्विच होता है, स्विच, ये रहा स्विच, यहाँ स्विच से जब ऑन करोगे, तो जब ऑन करोगे तो यहाँ से लाइट जलेगी और आपके स्लाइड पे गिरेगी वो लाइट। तो जैसे स्लाइड पे लाइट आएगी, आप उसको, आपको वो विजिबल होगा। अगर अंधेरे में देखोगे कुछ नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए हमें लाइट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो लाइट से हमें दिखेगा जो भी आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो हर एक चीज को देखने में हमारी हेल्प करता है। सपोज हम सेल, एक सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या जो आप लैब में माइक्रोस्कोप यूज करते हो, जो मैंने अभी आपको ये बताया, इसमें सिर्फ आप वही चीजें देख सकते हो जो सिंपल है, मतलब नॉर्मल। जैसे न्यूक्लियस देख सकते हो आप है ना, साइटोप्लाज्म देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हो, सेल वॉल देख सकते हो, ये सब कुछ चीजें देख सकते हो। लेकिन उसके अंदर क्या है, उस सेल के अंदर क्या है, डीएनए कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, मतलब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सब कुछ, कंफ्यूज मत हो। तो सारी डिटेलिंग देखने के, सारे छोटे छोटे पार्ट्स, सेल ऑर्गेनेलिज देखने के लिए, तो माइक्रोस्कोप हम सेल ऑर्गेनेलिज देखने के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अलावा हम लोग न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है वो सब देख, इनसाइड न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के अंदर झांक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये हमें किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके, 1000 टाइम मैग्नीफाई करके दिखाता है। इट हैज 1000 टाइम मैग्निफिकेशन, 1000 टाइम मैग्नीफाई करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो बेसिकली हम और चीजों में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है कि यहाँ पे मेरा, सपोज यहाँ मेरा सैंपल है, यहाँ पर इतने सारे लेंस होते हैं, सोर्स है, फिर कंडेंसर है, फिर आईपीस है, यहाँ आईपीस इधर होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये जो बीम आ रही है यहाँ से व्हाइट कलर की, इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, इस बीम के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, जैसे ही हमारे सैंपल पे टकराती है, हमें सैंपल जो है बहुत मैग्नीफाई दिखना शुरू हो जाता है, बड़ा सैंपल दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोस्टली जो है ये लैब्स में ही यूज होता है, बड़ी बड़ी लैब्स में। और इसको रखने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत होती है, पूरी टेबल होती है इसकी, बड़ी टेबल। इसके ऊपर ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ये रॉकेट की तरह। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको अलग से रूम में रखा जाता है ताकि
इसमें कोई और चीजों का रेज ना आए, इनमें रेडिएशंस ना आए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है किसी रूम में, तो वहां पे किसी और माइक्रोस्कोप को हम नहीं रखते, या फिर किसी किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिकल डिवाइस को नहीं रखते। ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो हम लैब्स में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि हमारे बहुत ही अच्छी लैब्स में, जो बहुत रेप्यूटेड लैब्स होती है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग हेयर के अंदर क्या है, ब्लड सेल के अंदर क्या है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, डीएनए क्या है, सारे एटम्स के स्ट्रक्चर सब कुछ देख सकते हैं इससे हम। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हम छोटी मोटी चीजें ही देख पाते हैं, है ना। जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। लेकिन नेकेड आइज से हम ये सब चीजें देख पाते हैं, ये नेकेड आइज से देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते, कि हेयर के अंदर क्या है वो हमें नहीं पता, ब्लड सेल के अंदर क्या है वो हमें नहीं पता, बैक्टीरिया अंदर से कैसा दिखता है हमें नहीं पता, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें नहीं पता। तो हम सब चीजें कहाँ से देखेंगे बेटा, हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करके देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। Okay, so from the next class, we will be doing the all type of things like यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। ये जो मैंने आपको लिखवाया था ना स्टार्टिंग वाली स्लाइड में, ये वही स्लाइड है। ये सब चीजें हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट साइज ऑफ सेल। ओके, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सेल क्या क्या सेल शेप पढ़ेंगे। ओके, सेल विदाउट फिक्स शेप, जिनकी फिक्स शेप है, जिनकी फिक्स शेप नहीं है। टू बेसिक टाइप ऑफ सेल मीन्स यूनिसेलुलर सेल, जैसे कि बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम ये अभी तक जितना भी बेसिक किया है दैट शुड बी क्लियर। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रिवाइज ऑल द बेसिक्स। आई हैव अपलोडेड द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ओके, तो आप प्रेजेंटेशन सर से ले सकते हो, और प्रेजेंटेशन को रीड कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। सो प्लीज रिवाइज एंड कम द नेक्स्ट क्लास। विदाउट रिविजन नहीं आओगे तो फिर प्रॉब्लम है, रिविजन करके आना। और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछना आप आके। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। बाय।